जी सर, हो रही है सर। धन्यवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। ये मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आर सी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूँ यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूँ। यह है कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह है कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह है कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के, जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीएस बौद्ध जी, और आज 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को इस संवैधानिक वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर डीपी गोलिया जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, और संचालन कर रहे माननीय सुखदेव प्रसाद बौद्ध जी, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश, प्रदेश संगठन सचिव उत्तर प्रदेश। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक, उपासिकाओं और भारत देश के नागरिकों, जैसा कि आज हम लोग संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों पे चर्चा कर रहे हैं, और मौलिक अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 32 पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 32 के संबंध में पहले ही बताया जा चुका है कि भारत के संविधान का यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों को के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर रेमेडी यानी उपचार प्राप्त करने का एक माध्यम है। और बताया जा चुका है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
जब कोई रेट माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किसी व्यक्ति द्वारा या भारत के नागरिक के द्वारा लाई जाती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वह व्यक्तियों को भी प्राप्त है और जो है वह भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है, दोनों को ही प्राप्त है। व्यक्ति की परिभाषा में मनुष्य है, कहीं का भी हो, नागरिक हो या ना हो। और जो नागरिक की परिभाषा में है वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए उसी को। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नागरिकों को भी प्राप्त है और जो है व्यक्तियों को भी प्राप्त है। कुछ अधिकार नागरिकों को प्राप्त है और कुछ अधिकार जो है नागरिकों और व्यक्तियों दोनों को प्राप्त है। तो जब कोई जो है व्यक्ति या नागरिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 32 के तहत जो है उपचार, संवैधानिक उपचार के लिए याचिका दायर करता है, तो वह अ, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है, परमादेश याचिका दायर कर सकता है, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षण तथा उत्प्रेषण जो है याचिका दायर कर सकता है। ये 5 प्रकार की जो है याचिकाएं जो है वह दायर कर सकता है। इन 5 प्रकार की याचिकाओं के विषय में मैं बता ही चुका हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये वो याचिकाएं हैं जो मौलिक अधिकारों को रेमेडी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई। तो अनुच्छेद 32 पे हम लोग ये सामान्य से चर्चा कर चुके हैं। और अब अनुच्छेद जो है 33 यानी 32 पे चर्चा होनी है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 33 जो भारत के संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 33 की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। वाई वी नीड आर्टिकल 33। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वह सेना के मामले में, जो सेना होती है उसके मामले में उनकी क्या स्थिति रहेगी आर्टिकल 33 को लागू होने के बाद। तो जो भारत के संविधान का ये जो अनुच्छेद है 33, ये संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य सामान्य बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों के उपयोग को प्रतिबंधित या संशोधित करने का अधिकार देता है। यानी जो फोर्स है, जो शक्ति है भारत की, सैनिकों की शक्ति है। शक्ति यानी किसी भी देश के बल का या किसी भी राष्ट्र के बल का अंदाजा जो है हम उस सेना के पास जो शक्ति है, हथियार है, जो उनके पास संसाधन है, रिसोर्सेस है युद्ध करने की, उसी से लगाते। और वो जो उसमें फोर्स में शामिल लोग हैं
उनसे लगाते हैं। तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है, ये जो बल है, इसको फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो इसके मौलिक अधिकार हैं, इसको पार्लियामेंट चाहे तो इनको जो है वह प्रतिबंधित कर सकती और क्या इसमें संशोधन कर सकती है। प्रतिबंधित क्यों कर सकती है? प्रतिबंधित इसलिए कर सकती है क्योंकि समय समय पर जो है इन अधिकारों को आवश्यकता अनुसार राष्ट्र हित में इन्हें प्रतिबंधित किए जाने का औचित्य है। इस तरीके से इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि इन बलों में अनुशासन बनाए रखा जाए और वे अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करें। संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और सामान्य बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित अथवा संशोधित कर सकते। जैसा कि बता दिया मैंने कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हितों की रक्षा करना। जैसे कि राइट टू जो है वर्शिप है, राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19(1) में स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये राष्ट्र हित में और राष्ट्र की जब सुरक्षा की बात आती है तो इन सब अधिकारों पर ये फोर्सेस के अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं उन पर संसद चाहेगी तो वह प्रतिबंध लगा देगी क्योंकि पार्लियामेंट को ये शक्ति प्रदान कर दी गई है। अब इस पर जो है यह भी है कि युद्धकालीन स्थितियों में जो है अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करने लगेंगे, ये आर्टिकल 21 की बात करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अधिकार सृजित कर दिए गए हैं और जो है 19 में बहुत सारे अधिकार सृजित कर दिए गए हैं, 14 है, बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उसकी वजह से जो है काम करना मुश्किल हो जाता। एक आर्मी का काम होता है कि वह अनुशासन के साथ जो उसके अधिकारी आदेश देते हैं उसका वह पालन करे और उसके लिए जरूरी है कि इन अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, अन्यथा वे जितने भी सैनिक हैं वो सब इन अधिकारों की बात करते करेंगे कोर्ट के अंदर और फिर मुश्किल हो जाएगा युद्ध करना या दूसरे काम करना। तो इसलिए जो है यह व्यवस्था इसमें रखी गई है और इसमें जो है न्यायालय द्वारा भी आर्टिकल 33 क्योंकि जो है यहाँ पर फंडामेंटल से राइट के पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है वो भी फोर्सेस की, तो इसमें न्यायालय द्वारा भी समीक्षा की गई है। 33 के तहत जो है
कानूनों की जो है समीक्षा की गई, और जो है इसमें मनमानेपन को जो है रोकने की बात की गई। अब संसद ने जो है सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों जैसे राइट टू स्पीक, बोलने का, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, तो आदि पर प्रतिबंधित करने वाले जो है कानून बनाए हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर सिक्रेसी ऑफ जो है आर्मी बताएंगे तो दिक्कत होगी। आप अगर जो है जो नीति बनी है आर्मी की, उसका एक्सप्रेशन कर देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, सब तुम देश जो है उसको समझ लेगा। इसलिए आर्मी के अंदर एक ही महत्वपूर्ण चीज होती है, अनुशासन। और अनुशासन अगर है तभी कोई देश या कोई संगठन सक्सेस हो सकता है। अनुच्छेद 33 को संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और इसी तरह की सेवाओं में जो मौलिक अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। संशोधन जो है इन जो फोर्सेस हैं इनके जो है कर्तव्य क्या होंगे, उसका जो है उसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और उनके अंदर अनुशासन को बनाए रखने के उद्देश्य से इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो इनको दिया गया। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 33 पर जो दृष्टिकोण है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी आता है। और उसके अनुसार जो है शासकीय गुप्त अधिनियम के तहत जो है गुप्त सूचनाओं को इधर उधर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। और उसी के नाम पर बहुत सारे जो है अधिकारी और कर्मचारी जो है जो डेमोक्रेटिक तौर तरीके से सूचनाएं जो है प्राप्त हो जानी चाहिए देश की जनता को, वो भी नहीं देते। तो वो कहते तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, और अगर हमने कोई सरकारी सूचना जाहिर कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम ये सूचना नहीं देंगे, हमको ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है मना कर, जिसकी वजह से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जैसे कि मजदूरों के अंदर जो है बड़ी समस्याएं रहती थी कि मजदूरों को नियुक्ति कब हुई, वरिष्ठ कौन है, कनिष्ठ कौन है, इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट का मामला क्या, बोनस, ग्रेजुएटी फंड, ये सारी बहुत सारी समस्याएं थी। जो है मजदूरों की बड़ी ही पेनफुल हिस्ट्री है भारत देश के अंदर, बहुत ही पेनफुल हिस्ट्री है मजदूरों की। और उनकी इतनी ज्यादा समस्याएं हैं कि उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग जो है एक्ट पारित किए गए। अनुच्छेद 33 और 33 का जो उद्देश्य है वो यही है कि अनुशासन को बनाए रखना, और अनुशासन में जो युक्त युक्त सूचनाएं हैं जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, समय समय पर उसको प्रतिबंधित किया जाए। तो जैसे कोई खास मीटिंग करनी होती है कमरे में बैठ करके चार लोग के बीच में, वरिष्ठ लोगों
बीच में, तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाता है, बंद कर दो भाई, ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, अभी तो हम ओपन मीटिंग करते हैं। तो लेकिन जो है, वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, उसके कारण जो है सूचनाएं लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जो है, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि अधिकारी हो या मंत्री हो, या जो है कोई चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, उसके और जनता के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कांच का शीशा जैसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को खुले देख सके। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए सुशासन में, कि जो है जनता एक एक चीज देख सके, पर्दा नहीं होना चाहिए। और जो है पर्दे के रूप में जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, इसकी वजह से जनता नहीं देख सकी कि व्हाट इज ए गवर्नमेंट डूइंग, सरकार क्या कर रही है ये आप पूछ नहीं सकते। और सरकार की फैक्ट्री में या अन्य जगहों पर जो है हो क्या रहा है कुछ नहीं पता कर सकते। एक पर्दा सा था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। परंतु 2005 में जो है कई डिसीजन आए, और जो है एक डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि लोकतंत्र के अंदर सरकार के कार्य जनता को उसी तरह दिखने चाहिए जैसे शीशे के उस पार जो है सरकार हो, और इस पार जो है जनता हो, और जनता अपने खुली आंखों से सरकार के द्वारा की जा रहे कार्रवाइयों को देख सके, समझ सके, ताकि वह 5 साल बाद जो है उसी के आधार पर जो है निर्णय कर सके। ये लैंडमार्क जजमेंट बना, और इसके बाद जा करके जो है 2005 में अथक प्रयास करने के बाद जो है इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है डेमोक्रेसी के अंदर सरकार की, जिससे कोई सुरक्षा को खतरा नहीं हो रहा, परंतु जनहित में सूचना जरूरी है, जनता के पास होना। तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 बना, और 2005 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बनने के बाद जो है लोगों को अब सूचना देना सरकार की जिम्मेदारी। सभी विभागों में सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कृषि मंत्रालय हो, चाहे वह होम मिनिस्टर हो, चाहे पुलिस के संबंध में जानकारी लेनी हो, कोई भी सूचना अगर आपको चाहिए, तो 10 रुपए के स्टाम्प पे, वो जो है पोस्टल ऑर्डर पर, आप जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 6 के अंदर जा 6 के अंतर्गत जा करके एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उसमें सिर्फ 10 रुपए शुल्क देना होगा, चाहे वो पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से दें, चाहे आप नगद 10 रुपए दे दें, और जो है रसीद प्राप्त कर लें। फिर वह जो है अधिकारी जो इसको देंगे वह जन सूचना अधिकारी हो गए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हर सरकारी डिपार्टमेंट में होता है। और फिर वह जो है आपको, जो आपने प्रश्न में पूछा है, जो भी सूचना चाहिए वो सूचना लिख करके अपने हाथों से दस्तखत करके मुहर लगा के प्रमाणित करके आपको दे देगा। उस सूचना को जो है न्यायालय भी जो है स्वीकृत करता है, प्रमाणित सूचना को। वहाँ जिस उद्देश्य से आपने लिया है, जिस विभाग के लिए लिया है, जिस डिपार्टमेंट के लिए लिया है, वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत आधार बना। तो जो है अनुच्छेद 33 के संबंध में हमने आपको बताया, और अनुच्छेद जो है 34 के विषय में बताऊं आपको। अनुच्छेद 34 जो है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो,
रहने के दौरान वहां पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति के संबंध में है। ये संसद को ऐसे क्षेत्रों में जहां मार्शल लॉ लागू है व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में किए गए कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति देने का अधिकार देता है। मार्शल मार्शल लॉ जो है क्या होता है कि सेना विधि सेना शासन होता है, यानी सेना का कानून होता है। अब रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत जो है डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी में जो है जनता के प्रतिनिधि चुनाव जीत करके संसद में जाते हैं, वह विधायिका में जाते हैं, वहां पर जो है जनता के हित में कानून बनाते हैं, राष्ट्र के हित में कानून बनाते हैं, उन कानूनों को लागू किया जाता है और राष्ट्र की प्रगति होती है, जनता का कल्याण होता है। हाँ। परंतु दूसरा पहलू ये है कि ठीक है क्या? यदि अ, विधायिका मनमर्जी करने लगती है, मनमाना पुरस्कार करने लगती है और किसी क्षेत्र में जो है ये महसूस किया जाता है कि अब यहाँ पर इस एरिया में जो है विधायिका के नियंत्रण में ये क्षेत्र रखना ठीक नहीं है, यहाँ पर जो है सेना को देना ठीक है। तो वहां पर सैन्य कानून लागू करके वहाँ एरिया पर जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है और वहाँ के जो है लोगों के जो जितना एरिया वो डिसाइड करते हैं, जितने भाग में मार्शल लॉ लागू होता है उतने भाग के लिए जो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के उनको जो है प्रतिबंधित करने के लिए काम किया जाता है इसी के माध्यम से, आर्टिकल 34 के माध्यम। ये तभी असंभव है जब संसद जो है इसको अप्रूव करे, बनाएगी। तो यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाए जो मार्शल लॉ लागू होने के दौरान किए गए कार्यों के लिए जो है क्षति पूर्ति दे सको। अगर जो है उसकी वजह से मार्शल लॉ लागू हो गया, सैन्य विधि लागू हो गई है और जो है क्षति होती है उसकी वजह से हुई, तो जो है उसकी क्षतिपूर्ति भी जो है इसी के अंतर्गत एलिमेंट के द्वारा की जाएगी। अब ये खास इसमें जो है आर्टिकल 34 के अंदर है, जैसा कि आप जानते ही हैं सैन्य विधि के विषय में। अनुच्छेद जो 34 है उसमें जो है जो संसद को संसद ही सर्वोच्च शक्ति रखती है। तो अनुच्छेद 34 के तहत संसद की जो शक्ति है वो निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है। पहली है कि कृत व्यवस्था बनाए रखने एवं बहाल रखने के संबंध में किया गया हो। जो भी वो मार्शल लॉ लागू कर रहे हैं वह कार्य जो है तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए या बहाल करने के संबंध में किया गया हो। मतलब व्यवस्था बनाए रखने का मतलब एक व्यवस्था बनी हुई है, बिगड़ ना जाए, इसलिए जो है 34 का इम्प्लीमेंटेशन कर सकूं। यानी कि जो है जो अशांत क्षेत्र है या जहां पर अशांति होने की संभावना है, कुछ ऐसे लक्षण है कि वहां पर जो है वो व्यवस्था जो रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था है, कानून एंड राज्य की व्यवस्था है, वह बनी रहे और वह क्षेत्र अशांत ना हो,
वहां पर वायलेंस ना हो, इसके लिए वहां पर मार्शल लॉ लागू करने की व्यवस्था की जा सकती है। ये लेकिन जो है अ, ये पहला उद्देश्य है कि भाई शांति व्यवस्था यानी जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में, भारत के किसी भूभाग में जो बनी हुई व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जो है होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि मार्शल लॉ का इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब कोई व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पहले पॉइंट में खराब नहीं होती, वो व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मार्शल लॉ हवा करके व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया गया, संभाल लिया। दूसरी अवस्था यह है कि मार्शल लॉ को जब लागू किया जा सकता है उस अवस्था में भी जब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, बदहाल स्थिति में आ गई है, पूरी स्थिति में है उस क्षेत्र में। वहां पे कानून के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा, ना पुलिस चल रही, ना नेता चल रहे, ना जनता चल रही, ना अधिकारी चल रहा है। बस सब अपने मनमाने तरीके से काम करने लगते हैं, बदहाल व्यवस्था हो जाती है। उस बदहाल व्यवस्था को सही करने के उद्देश्य से मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। तो पहला है कि जो है संसद को दो शक्तियां प्राप्त है, वो भी कंडीशनल है कि भाई आपको कंडीशन के हिसाब से करना है। एक तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू करना है, दूसरा बिगड़ी हुई व्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से, यानी फिर से उसी स्थिति में लाने के उद्देश्य से ये जो है आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ की व्यवस्था लागू की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, जिस क्षेत्र में कृत्य किया गया था वहाँ सेना विधि लागू होनी चाहिए। यानी जिस क्षेत्र में ये दोनों व्यवस्था को लागू करने की बात की जा रही है वहां पे सैन्य विधि लागू होगी। तो इस तरीके से जो है अनुच्छेद 33 और 34 पर जो है चर्चा हुई। और जो है नेक्स्ट वीक हम लोग जो है आर्टिकल 35 पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल 30 फिर 36 आ जाएगा। तो ये जो सैनिक होते सैनिक होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट प्रतिबंधित कर सकती है आर्टिकल 33 के तहत। और आर्टिकल 34 के तहत जो है किसी जगह जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको बनाए रखने के लिए या बिगड़ी हुई व्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से, अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारत के किसी भी भूभाग में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। जैसे कि मणिपुर का मामला है। मणिपुर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और इधर मणिपुर के बाद इम्फाल, वो नागालैंड, इधर के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, पूर्व अवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से
वहां पे समय समय पर जो है ये मार्शल लॉ लागू किया जाए। मार्शल लॉ के विषय में ये कहा जाता है कि जब सैन्य शासन हो जाता है किसी क्षेत्र में, फिर जो है सेना अपने तरीके से कानून व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करती। एक पुस्तक दीपक सिंह ने लिखी थी मानवाधिकारों के संबंध में। उसमें बताया गया था कि ये जो मानव अधिकार है लोगों के, उनका उल्लंघन है। सेना जहाँ जहाँ पे लोगों जाती है, ऐसा भी जो है शिकायतें आती है। वहां पर जब जो ये नक्सलवादी लोग हैं या अन्य लोग हैं, खासतौर से आंध्रा के अंदर, तो वहां पर नक्सलवादी जो मूवमेंट था, वहां पर नक्सलवादियों को पकड़ने के लिए जब आर्मी के लोग गाँव में जाते थे, तो गांव के लोगों को पकड़ लाते थे और अपने टार्चर रूम में उन्हें टार्चर किया जाता था नक्सलवादियों के नाम जानने के लिए। और जो टार्चर के सिद्धांत है, जिसे हम लोग थर्ड डिग्री कहते हैं, वो थर्ड डिग्रियां बहुत ही खतरनाक होती हैं। उन लेगा तो मैं थर्ड विषय में समझाऊंगा कि कौन लोगों को एविडेंस लेना चाहते हैं तब। तो सर्विसेज के विषय में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई जगह पर ऐसे मामले आते हैं जिसकी वजह से अधिकारियों के द्वारा या उनके जो है सैनिक बलों के द्वारा इस तरीके के कृत्य किए जाते हैं, एविडेंस के हैं तो वह कोर्ट किए जाते हैं। ना कि हम पूरी आर्मी के विषय में हम ये कह रहे हैं कि पूरी आर्मी ऐसा कह रही करती है या सशस्त्र बल ऐसा करते हैं, परंतु समय समय पे ऐसे जो है मामले प्रकाश में आते रहते हैं। तो पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि जो है जब उन कैंपों के अगल बगल से लोग गुजरते थे, तो वहां से चीखने की आवाजें लोगों की आती थी। उन्हें यातनाएं दी जा रही होती थी, इसकी वजह से उनकी चीखें बाहर निकलती थी। ये यातना जो है कैंप से। दूसरा जो है, उनको सूरज से आंख मिलाने के लिए कहा जाता था। यानी दिन में उनको ये कहा जाता था कि आप सूरज को अपनी खुली आंखों से देखो। अब इसका कोई सबूत नहीं है कि टार्चर किया गया है यह व्यक्ति, क्योंकि उसने सूरज की रोशनी को खुद देखा है और उसने खुद देखा है या उसको उससे बलपूर्वक दिखवाया गया है। इसमें प्रूफ करना मुश्किल है कि सूरज की रोशनी को इसने जो है अपनी आंखों से देखा है। और जब वह अंदर गिराया जाता था, गैर कानूनी हिरासत बोलते हैं और कानूनी हिरासत बोलते हैं। तो जब गैर कानूनी हिरासत में उनको लाया जाता था, तो वे लोग जो है उन्हें टार्चर किया जाता था। तो वे लोगों को जब सूरज देखने के लिए लोग कहा जाता था, तो मजबूरी में अपने जो यातनाएं थी उनसे बचने के लिए, अपना जो है जीवन बचाने के लिए मरता क्या न करता सूरज को देखते थे, और उससे उनकी आंखों की रोशनी प्रभावित होती थी और अंततः वह स्वतः ही ब्लाइंड हो गया था।
आगे चली जाती थी। कोई शारीरिक शोषण होता था, फिजिकल जो है उनको मर्यादा नहीं दी जाती थी। ये सारी चीजें जो है उसमें बुक के अंदर मानवाधिकारों से संबंधित लिखी जाती रहती। तो सैन्य विधि कोई जो है रास्ता नहीं है। कई देशों की सेनाएं जब किसी दूसरे देश के अंदर जाती हैं, तो वहां पर जो है मानवाधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन होने के मामले आते हैं। हत्याएं, बलात्कार, शिकायतें मीडिया द्वारा सेंसर करने के बाद भी आती रहती है। इस संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत की है, उसने बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइंस दी हुई है, जिनका पालन करना सशस्त्र बलों का कर्तव्य है। लेकिन भारत के किसी भूभाग पे हम अशांत नहीं होने दे सकते। अशांत नहीं होने दे सकते, वायलेंस करने के लिए वहां पे खुली छूट नहीं दी जा सकती है। वहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर हर हालत में भारत के हर एक कोने में रहना चाहिए। तो जब पुलिस विफल हो जाती है, जब वहां पर जो है शासन तंत्र विफल हो जा रहा है, हिंसा हो रही है, तो मार्शल आर्ट लॉ तो लगना मजबूरी है। और तब उन वैसे स्थिति में उनको उनके फंडामेंटल राइट नहीं दिए जा सकते कि भाई हमको उस बस्ती में जाना है। राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन इज माय फंडामेंटल राइट। नहीं जा सकते, घर के अंदर रहो। जब सभी लोग घर के अंदर रहेंगे, तो जो भी बाहर नजर आएगा वो अराजक तत्व होगा, अपराधी होगा। वो लोग तो नहीं मान रहा है, तो उसके विरुद्ध जो है फिर मार्शल लॉ के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इस तरीके से सभी लोग घरों के अंदर रहते हैं और थोड़ा समय बाद जो है उनका गुस्सा, उनका पूरा करने का उद्देश्य होता है, वो समाप्त हो जाता है और शांति बन जाती है। उसके बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता है। जब ऑर्डर मेंटेन हो जाता है, व्यवस्था बहाल हो जाती है, तो माशाल्लाह को वापस लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है उस दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स के रहते हैं। हम नहीं कह सकते कि भाई मुझे जो नमाज पढ़नी है, ये जो है फंडामेंटल राइट जो है सीज्ड हुए हैं, जिसमें जो है कुछ अधिकार ऐसे जो सीज नहीं किए जा सकते। जैसे हमारा जीवन जीने का अधिकार हमसे छीन ही नहीं जा सकता। अरे वही छीन लोगे तो बचेगा फिर। आर्टिकल 21 हो गया, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, वो तो छीना नहीं जा सकता। तो इस तरीके से आर्टिकल 33 और 34 के संबंध में मैंने बताया, और यही तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम। अच्छा। बहुत बहुत साधुवाद सर को। अब मैं सच की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर डीपी गोलिया साहब जी से निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय गोलिया साहब। बहुत बहुत साधुवाद सुखदेव जी। मैं आदरणीय प्रोफेसर धीमान साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज भाग 3 के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों के ऊपर जो विचार व्यक्त किए हैं आज अपने आर्टिकल 33 और 34 में। सच कहूं तो मैंने आज 2006 का एडिशन, 2016 का एडिशन, 2022 का एडिशन संविधान मैंने
पढ़ा। बड़ी टिपिकल भाषा में संविधान हिंदी में लिखा गया है, जो समझना आसान नहीं है। मैंने एक लॉ के स्कॉलर से भी संपर्क किया आज, तो वो भी हिंदी में नहीं समझ पाए। इसलिए मैं इसका उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ कि मान्यवर धीमान साहब ने बड़े ही सरल तरीके से सर म्यूट हो गए आप। अच्छा। आदरणीय धीमान साहब ने जो सरल भाषा में हमको समझाया, बहुत ही अनुकरणीय है। जैसे कि आर्टिकल 33 में बताया उन्होंने, किसी भी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त थे इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन यानी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इसका वर्णन करता है आर्टिकल 33। मौलिक अधिकारों में जो यदि मार्शल लॉ लागू होता है तो उसको निर्बंध किया गया है। अब निर्बंधन शब्द बड़ा टिपिकल है, तो हिंदी अंग्रेजी उसका सरल हो जाता है रेस्ट्रिक्शन। ये बात समझ में आई आज हमको। 34 में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। यह अनुच्छेद संसद का संघ या राज्य के तहत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने का अधिकार देता है। यह क्षतिपूर्ति उन क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने का बहाल करने के लिए किए गए किसी भी कार्य के संबंध में होती है जहां मार्शल लॉ लागू होता है। अर्थात हमें इस बात से ये समझ समझ में आती है, जैसा कि आदरणीय धीमान साहब ने उदाहरण दिए राज्यों के, मणिपुर का या जम्मू कश्मीर का या अन्य क्षेत्रों का, जहां पर सेना को कानून व्यवस्था लागू करना होती है, उसको मार्शल लॉ बोलते हैं। उस मार्शल लॉ में यदि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, उसका मकान तोड़ दिया जाता है राष्ट्र हित में, तो उसको सेना के माध्यम से उसको मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा मैं समझ सका हूं। तो इस तरह से ये जो हमारा क्षतिपूर्ति का जो मार्शल लॉ के बाद जो प्रावधान है आर्टिकल 34 में, इस तरह से ये शॉर्ट में अ, हम समझ सके हैं। काफी महत्वपूर्ण चर्चा रही आज इस संविधान के विषय में। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को रोज सुनने समझने की आवश्यकता है। तो मैं हमारे कानून के जिज्ञासुओं से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक जूम मीटिंग में जो संविधान वाचन होता है उसमें आवश्यक रूप से जुड़ने का कष्ट करें। तो ये हमारे समाज के लिए कानूनी रास्ता मालूम पड़ेगा, प्रशस्त होगा मार्ग हमारा कानून को समझने के लिए। तो मैं आज की इस मीटिंग को यहीं समाप्त करने का अनुरोध करता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर को। और जैसा कि सर ने बोल ही दिया है, तो सभी साथी हाथ जोड़ ले और सभ्य सत्ता के लिए तैयार हो जाए। सबसे सत्ता सुखे हवन्तु सब्बे हवन्तु जखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखे हवन्तु सब्बे हवन्तु जखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखे हवन्तु सब्बे हवन्तु जखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु 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 को नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी को धम्मरात्रि। जय जय काशीराम। नमो जय कांसी राम। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, नमो बुद्धाय। जय सबका भीम। मंगल हो, सबका मंगल हो।